हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बायोलॉजी में क्या स्टार्ट किया है, क्लास 9th की बायोलॉजी क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट किए, हम लोग सेल सेल स्टार्ट किए, सेल चैप्टर हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए हैं। तो देखो, सेल चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हम लोग सेल के बारे में मुझे लगता है कि 4 या 5 क्लासेस हो गई है ना। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम देख रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स, आज हम सेकंड सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, जिसमें क्या है आपका गोल्जी बॉडीज, है ना, या गोल्जी अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज। तो देखो, गोल्जी बॉडीज क्या है या गोल्जी अपैरेटस क्या है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था कि आपका दो था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या कर रहा था, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा था, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन और लिपिड बना रहा है, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, वो किसको ट्रांसफर करेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना जो भी मटेरियल है, वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, किसको, गोल्जी बॉडीज को। देखेंगे हम लोग आगे। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें गोल्जी अपैरेटस की या गोल्जी बॉडीज की। तो ये क्या है, इसको किसने खोजा, इसकी डिस्कवरी किसने की, तो कैमिलियो गोल्जी ने की। कैमिलियो गोल्जी नाम के जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस ऑर्गेनेल्स को ढूंढा और अपने नेम के ही बेसिस पे इसका नेम रख दिया क्या, गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर या शेप, ये कैसा होता है। तो देखो, ये ना फ्लैट सैक जैसा, जैसे बोरे को क्या कर दो, फ्लैट कर दो। बोरी होता है ना, बोरा, बोरा को थोड़ा सा पिचका दो, फुला के थोड़ा सा पिचका दो, तो ये फ्लैटेंड सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे फ्लैटेंड सैक, है ना, थोड़ा सा चिपटा हुआ बोरे के जैसा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से अटैच रहता है ना। लेयर्ड स्ट्रक्चर में रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इस तरह से अटैच रह के ये स्टैक्ड टुगेदर, मतलब ये स्टैक बनाता है एक दूसरे के ऊपर। और ये ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे गट्ठर, है ना, स्टैक या गट्ठर, एक के ऊपर एक करके, गट्ठर के जैसा। लकड़ी कैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम अरेंज कर दें, ये उसी तरह से फ्लैटेंड सैक जो इसका स्ट्रक्चर है, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसके इसी के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं, इसके इस पैटर्न को सिस्टर्न्स कहते हैं। ओके, सो the Golgi's bodies are of flattened sac-like structure. Golgi bodies are of flattened sac-like structure, and all these sac arranged parallelly, all these sac-like structures are arranged parallelly and form a stack, है ना, arranged parallelly such that they form a stack like structure, and this pattern of arrangement is called cisterns। ठीक है, समझ गया। ये फ्लैटेंड सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाता है, एक दूसरे के पैरेलल रहता है, और अरेंज होके क्या बनाता है, स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और इस पैटर्न को क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं। समझ गए आप इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करता है, गोल्जी बॉडीज, तो इस तरह का तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा कि और ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ना, ये इसके ऊपर भी क्या है, ये मेम्ब्रेन है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब ये क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडीज का मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड रहता है। मतलब ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, और इसके बगल में जस्ट कनेक्टेड किसका, गोल्जी बॉडीज का मेम्ब्रेन, ठीक है, या गोल्जी अपैरेटस का मेम्ब्रेन। सो द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो गोल्जी बॉडीज form a complex membrane system with what, with endoplasmic reticulum। Okay, so Golgi bodies form a complex membrane system with endoplasmic reticulum। ठीक है, जस्ट है। हाँ, तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई भाई इस मेम्ब्रेन सिस्टम की, इस मेम्ब्रेन सिस्टम की जरूरत क्या पड़ गई, आखिर क्यों ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। तो देखो, ये क्या करेगा,
What is its function? Why it forms like a complex membrane system? Because देखो ये क्या करेगा, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाएगा, प्रोटीन हो या लिपिड हो, जो भी बनाएगा वो अपने मेम्ब्रेन के थ्रू किसको ट्रांसफर करेगा, गोल्जी बॉडीज को ट्रांसफर करेगा. एंड दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर पैक्ड इन अ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, और ये जो भी प्रोटीन या फिर लिपिड्स है वो ट्रांसफर होगा किसको, गोल्जी बॉडीज को. कैसे, ये इस तरह से राउंड राउंड स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन है, लिपिड है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, टाइनी वेसिकल्स. टाइनी वेसिकल्स, टाइनी वेसिकल्स means these substances or these materials like protein and lipid which are synthesized by endoplasmic reticulum are transferred to what, transferred to Golgi's bodies in the form of tiny vesicles. ठीक है, गोल्जी बॉडीज क्या करेगा, गोल्जी बॉडीज का ये फेस क्या करेगा, इस वेसिकल्स को रिसीव करेगा, है ना. दे एक्सेप्ट दीज वेसिकल्स और क्या करेगा, जरूरत पड़ा तो उसको मॉडिफाई भी करेगा, है ना. उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ चेंजेस भी करेगा. जैसे प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटीन में शुगर ऐड करेगा, बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, है ना. तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट जरूरी होता है, सेल मेम्ब्रेन को चाहिए ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये उस वेसिकल्स को एक्सेप्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करके फिर उसको क्या करेगा, बाहर रिलीज कर देगा. कहाँ, बाहर रिलीज करेगा, दूसरे साइड से वो क्या करेगा, लेके मॉडिफाई करके रिलीज कर देगा. कहाँ पे, जहां भी टारगेट ऑर्गन्स है, जहां भी टारगेट साइट है, वहां पर उसको क्या करेगा, वो जाके पहुंचा देगा. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ गोल्जी बॉडीज का. व्हाट, द गोल्जी बॉडीज receive, the Golgi apparatus or Golgi bodies receive proteins and fats which are synthesized by endoplasmic reticulum in the form of tiny vesicles through it one phase. एक phase के through ये receive करेगा and if needed then these materials, these proteins and lipids are modified by Golgi bodies and then these materials are transferred to their target place थ्रू अदर एंड. ठीक है, बाय गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज क्या किया, इन सारे मटेरियल को रिसीव किया, एक साइड से उनको मॉडिफाई किया अपने में और दूसरे साइड से क्या किया, ये जहां पर इसको इसकी जरूरत है वहां जाकर पहुंचा दिया. ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका, गोल्जी बॉडीज का. दे एक्सेप्ट द न्यूट्रिएंट्स, मॉडिफाई देम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू देयर टारगेट पार्ट्स. टारगेट, देयर टारगेट या देयर टारगेट सिर्फ आप बोल सकते हैं, ट्रांसफर टू देयर टारगेट पोजीशन या फिर द रिक्वायर्ड पोजीशन, जहां पर उसको चाहिए वहां पर क्या करेगा, ये पहुंचा देगा. तो ये गोल्जी बॉडीज का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. मेन यही काम है किसका, गोल्जी बॉडीज का, है ना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल को लेना, उसको अपने में लेना, वेसिकल्स के फॉर्म में, गोल गोल वेसिकल्स के फॉर्म में लेना, मॉडिफाई करना और फिर क्या करना, जाके उसको टारगेट तक पहुंचा देना. ठीक है, तो ये एक मेन फंक्शन हो गया गोल्जी बॉडीज का. इसके साथ ही और क्या करता है, गोल्जी बॉडीज ऑल्सो प्रोड्यूस लाइसोसोम. इसके आगे हम लोग लाइसोसोम देखेंगे. गोल्जी बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस लाइसोसोम which is also an important cell organelle which have their own function. लाइसोसोम का अपना अलग काम है जो भी है. ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज का मेन काम यही है. गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसके मेम्ब्रेन कनेक्टेड रहते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बन जाए. जो भी न्यूट्रिएंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीक्रेट करे उसको क्या करे, ये ले मॉडिफाई कर ले और जाके टारगेट तक पहुंचा दे, है ना. बस यही मेन इसका क्या है, फंक्शन है. सो गोल्जी बॉडीज के बारे में हम लोग देख लिए. चलो अब हम लोग आगे देखते हैं किसके बारे में, सेकेंड इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो जिसको कौन प्रोड्यूस किया है, लाइसोसोम, सॉरी गोल्जी बॉडीज ने प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम. सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम. तो देखो व्हाट इज लाइसोसोम. तो लाइसोसोम्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स which are produced by what, Golgi bodies in coordination with endoplasmic reticulum. मतलब गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कोऑर्डिनेशन से क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाता है. ओके, सो लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. लाइसोसोम भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. The structure of lysosome are like membrane bound small tiny vesicles. लाइसोसोम किस फॉर्म में रहता है, स्मॉल टाइनी वेसिकल्स में. इस तरह से ऐसे राउंड राउंड रहेगा वेसिकल्स में, व्हाट, लाइसोसोम. एंड ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लिए. अब देखो
लाइसोसोम का क्या काम है सेल में? तो सेल में लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल है। ओके, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, है ना। सेल में जितने भी कचरा है, जितना भी वेस्ट है, उन सबको ये साफ करता है। ठीक है, ये सेल को पूरा क्लीन अप करके रखता है, पूरा साफ सफाई करके रखता है, किसका? सेल का। ठीक है, कैसे साफ करता है भाई? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिक्रीशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, बना रहा है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। तो उसमें से कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स ऐसे भी होते हैं ना जो एंजाइम का काम करते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उन्हीं प्रोटीन और लिपिड्स को एज ए एंजाइम अपने में स्टोर करके रखता है। ठीक है, these small vesicles like lysosome stores hydrolytic enzymes, है ना। ये अपने अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है, कंटेन करके रखता है, जिनका pH 4 to 5 है ना, जिनका pH 4 होगा, 4.5 होगा, 5 होगा। तो ये अपने अंदर एंजाइम्स को क्या करता है? कंटेन करके रखता है। और क्या करता है? ये इनका जो एंजाइम ऐसा होता है, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है ना, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर एंजाइम है। अब क्या करेगा? ये जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में एंटर करेगा, जैसे वायरस एंटर किया, बैक्टीरिया एंटर किया, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर किया, ये लाइसोसोम क्या करेगा? उसको गटक लेगा, खा लेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, है ना। तो और इनगल्फ करके क्या करेगा? इसके अंदर तो एंजाइम है, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। साफ कर दिया ना सेल को, सेल के अंदर अनवांटेड चीज कुछ भी आया, ये उसका वेट कर रहा है, अच्छा तुम आ रहे हो, ये सीधा उनको ले लिया अपने अंदर, और एंजाइम है उनको क्या किया? पूरा एकदम घोल दिया उनको, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से इसका पीएच भी ज्यादा है, उनको क्या कर दिया? पूरा डिसॉल्व कर दिया और सेल को क्लीन कर दिया। ओके, सो दीज लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड they engulf all the foreign substances that enter inside the cell and help to clean the cell। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? कि वही जो अनवांटेड सब्सटेंस को ये इनगल्फ कर ले रहा है, खा ले रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। ओके, और क्या करता है ये लाइसोसोम? हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो कि क्या हो गए? ओल्ड हो गए, है ना, खराब हो गए, खत्म हो गए, वो काम नहीं कर रहे हैं, या मल फंक्शनिंग हो गए, डेड हो गए। तो ये क्या करता है? डेड सेल को भी क्या करता है? ये इनगल्फ कर लेता है। सो लाइसोसोम्स आल्सो इनगल्फ और आल्सो डाइजेस्ट द ओल्ड एंड मल फंक्शनिंग सेल्स। उन सेल को भी क्या करता है? ये इनगल्फ कर लेता है। और उससे क्या होता है? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, है ना। एंडोसाइटोसिस उसको बोलेंगे जो कि ये क्या कर रहा है? अनवांटेड या फिर ओल्ड सेल को इनगल्फ कर रहा है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो इस तरह से पूरा क्लीन अप की जिम्मेदारी किसकी है? सेल की, लाइसोसोम की, है ना, क्योंकि अपने अंदर ऐसा एंजाइम कंटेंट करके रखा है ना, जो कि सारा सब चीज को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर सकता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, लिपिड्स भी डाइजेस्ट करके रख सकता है, जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस है सबको ये डाइजेस्ट कर सकता है। इसके अंदर इतना पावरफुल एंजाइम होता है। ओके, so they engulf and digest all these unwanted substances, है ना। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है, किसका? लाइसोसोम का। ठीक है, देखो इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कभी कभी हम लोग को चोट लग जाता है कहीं भी, हाथ पैर में कहीं भी, सेल वहां का क्या हो जाता है? वहां का स्किन क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। चोट लगने से क्या होता है? ब्लैक हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है? वो ठीक होता है। तो देखो, अगर चलो इसको थोड़ा और आगे और कुछ और बता दूं इसके बारे में, तब मैं समझाती हूँ, है ना। तो देखो ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइसोसोम के बारे में, कि लाइसोसोम जो है ना, वो सुसाइडल बैग भी है। कैसे? इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग कैसे इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो देखो, So lysosome is also called suicidal bag of cell। क्यों कहते हैं इसको suicidal bag of cell? देखो, when any disturbance will occur in cell metabolism, है ना, तो सेल के मेटाबॉलिज्म में any कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? लाइसोसोम में ब्रस्ट, उस केस में लाइसोसोम ब्रस्ट कर सकता है। सेल के अपना सेल जो भी फंक्शन कर रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म में कोई भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो गया, मतलब इन्फेक्टेड हो गया वो सेल, है ना,
तो वो जब इन्फेक्टेड हो गया मतलब मल फंक्शनिंग हो गया। और आपको तो पता ही है कि मल फंक्शनिंग चीजों को तो लाइसोसोम खोजता है कि कहाँ हो तुम, हम तुमको खाएंगे। उसका खुद का ही सेल मल फंक्शनिंग हो गया है, तो उस समय क्या करता है वो उस समय वो क्या करेगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि ये बाहर का है कि मेरा खुद का है जिसमें हम रह रहे हैं। वो अपना काम करेगा, काम के प्रति वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। उसका खुद का भी सेल अगर खराब हुआ है ना तो उसको भी खा जाएगा। अपना लाइसोसोम उसके इसमें क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा और खा गया खुद के भी सेल को, और खुद भी क्या हो गया, मर गया, है ना। तो इसलिए कहा जाता है lysosomes are also called suicidal bag of cell. When any disturbance will occur in cell metabolism, then in that time lysosome may burst and it can digest its own cell, and so it is called suicidal bag of cell. वो अपने सेल को ही खा जाएगा और उसके इसमें उसको क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग बोलेंगे, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, तो देखो कभी भी आप जैसे आपको चोट लगती है, मान लो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लग गया, यहाँ पे ये स्किन क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ब्लैक कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, जितने भी सेल है ना यहाँ के डेड हो चुके हैं, मल फंक्शनिंग हो चुके हैं। सेल यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ये डेड सेल्स है, ठीक है। अब तो इस सेल का लाइसोसोम सब कुछ मर गया है यहाँ पे। तो फिर उस केस में क्या होगा, अगल बगल वाले लाइसोसोम को जैसे ही पता चलेगा, अगल बगल वाले सेल के में जो भी लाइसोसोम है उनको जैसे पता चलेगा, वो लाइसोसोम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना एंजाइम्स इस पे सिक्रिएट करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे इसको खाना शुरू करेंगे, है ना। अब अगल बगल वाले सेल वाले लाइसोसोम को इसको खाने में जितना टाइम लगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना टाइम लगे, उतने देर में वो क्या करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा जो चोट होता है वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन जैसा चोट रहा है उस हिसाब से आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये लाइसोसोम का ही काम है कि उस डेड सेल को क्या करेगा, वहां से क्लीन करके हटाएगा। सो लाइसोसोम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग ऑफ सेल के क्लीनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इतना ज्यादा सफाई, मतलब सफाई इतना पसंद है उसको कि वो अपने सेल को ही खा जाता है, अपने सेल को ही ब्रश करता है, खुद भी अपना जान भी दे देता है सेल को साफ करने के लिए। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, लाइसोसोम्स। तो मैंने आपको 2 ऑर्गेनेल्स आज बता दिया, कौन कौन सा, गोल्जी एपेरेटस एंड लाइसोसोम। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए थे। तो 3 ऑर्गेनेल्स हम लोग कर चुके हैं, तीनों एक दूसरे से लिंकअप है ना। क्लासेस आप एक ही करके देखना तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ एक के बाद एक, ताकि लिंकअप करो। ऐसा नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी बताए और लास्ट में गोल्जी बॉडी बताए, फिर आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं एक जैसा एक के बाद एक बता रही हूँ ताकि आप कोरिलेट करके चीजों को पढ़ो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, चीजें आपकी एकदम क्लियर होते जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे डाउट पूछिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, और सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही आए आपके पास सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप तक चला जाए, ठीक है। सो बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।